अच्छा जी। तो यहाँ पे बेटे आज के लेक्चर को एंड करने से पहले दो तीन पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको और समझाना चाह रहा हूँ। बेसिकली अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, जो एसिटाइल कोलिन है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि एसिटाइल कोलिन को मैं इस टायर से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। सो और ये जो रिसेप्टर्स हैं, जो लाइगेंड है, जो रिसेप्टर है ऑन दी cationic channels for the binding of acetylcholine, ये रिसेप्टर साइट अगर हम देखें यहाँ पे, दिस रिसेप्टर साइट इज ऑलमोस्ट, देखें दीज आर द रिसेप्टर साइट्स जो कि बेसिकली बाइंड करता है एसिटाइलकोलिन को अपने साथ। सो बॉडी के अंदर या इस ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये जो एसिटाइलकोलिन को बाइंड करते हैं, ये रिसेप्टर्स, मैंने आपको कहा था कि रिसेप्टर्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। वो एक स्पेसिफिक जो है उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हर एक आयन के लिए या हर एक हार्मोन के लिए या हर एक न्यूरोट्रांसमीटर के लिए वो स्पेसिफिक होते हैं कि वो उनके साथ सिर्फ वही न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा। तो यहाँ पे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है समझने के लिए वो ये है कि ये जो रिसेप्टर्स हैं जो एसिटाइलकोलिन को बाइंड करते हैं, ये रिसेप्टर एसिटाइलकोलिन के अलावा एक और भी चीज़ है जो कि स्ट्रक्चरली इस एसिटाइलकोलिन के सिमिलर है। सो जब कभी बॉडी के अंदर वो चीज़ इंटर होगी, सो वो चीज़ भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आती है, और वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आने के बाद वो भी बेसिकली इस एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाती है
इंस्टेड ऑफ, अगर एसिटाइलकोलिन अवेलेबल नहीं भी है, एक्शन पोटेंशियल नहीं आ रहा, लेकिन अगर वो चीज़ बॉडी के अंदर इंटर हो रही है और तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आती है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आने के बाद क्या होता है कि वो इस एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाती है, और एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद वो इस आयन चैनल को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सोडियम की इन्फ्लक्स होती है चाहे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, नहीं तो मसल सेल मेम्ब्रेन और मसल के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। और दो जो है यहाँ पे एसिटाइलकोलिन अगर सफिशिएंट अमाउंट में वो मौजूद भी ना हो और या वो रिलीज भी नहीं हो रहा, लेकिन अगर ये चीज़ अवेलेबल है, ये वाला सब्सटेंस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, तो ये भी यहाँ पे बाइंड कर जाता है। और इस सब्सटेंस का को हम कहते हैं, इसका नाम है निकोटीन। ठीक है, निकोटीन। निकोटीन क्या होता है बेटे? निकोटीन किस में होता है, किन चीज़ों के अंदर होता है? कॉफी वगैरह में। कॉफ़ी के अंदर होता है, चाय के अंदर होता है थोड़ी अमाउंट में, यस और चाय के अंदर तो कैफीन होता है ज़्यादातर ना, कैफीन भी निकोटीन की टाइप है। या ये जो स्मोकर्स होते हैं, स्मोकर्स तो सिगरेट के अंदर बेसिकली निकोटीन होता है। ठीक है, सो ये निकोटीन क्या करता होता है, ये आके यहाँ पे बाइंड कर जाता है, इसके स्ट्रक्चरली सिमिलर है, तो ये यहाँ पे बाइंड कर सकता है विद एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, और वो उस तरह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है इन दी मसल सेल मेम्ब्रेन। इस वजह से अक्सर जब आप लोग कॉफ़ी लेते हो, चाय लेते हो, ठीक है, सो उसमें के अंदर जो निकोटीन है वो जितना ज़्यादा अमाउंट के अंदर होगा वो उतनी ही ज़्यादा मसल एक्टिवेशन करता है। सो जब मसल एक्टिवेशन होगी, सो आप जो लेज़ी फील कर रहे होते हो वो फिर आप जो है दोबारा थोड़े से एक्टिव हो जाते हो, या आपकी जो वर्किंग एबिलिटी है वो थोड़ी सी इन्हांस हो जाती है। सो दैट एनहांसमेंट इज बेसिकली ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ दैट निकोटीन विद द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। सो इस वजह से इन रिसेप्टर्स को, जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर हैं, इनको हम बेसिकली कहते हैं, इनका नाम हम रखते हैं, इसका नाम है निकोटीनिक एसिटाइल acetylcholine receptors, nicotinic acetylcholine receptors. Okay, because these receptors can commonly bind nicotine along with acetylcholine. So अगर nicotine available होगा या acetylcholine available होगा, so these receptors are sensitive for both, और उसकी वजह से इन रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन होगी, चैनल्स की एक्टिवेशन होगी, और वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स आएगा जो कि एसिटाइलकोलिन से आता है या निकोटीन से आता है। ठीक है, चलें, एक चीज़ तो यहाँ पे मैं सिर्फ रिसेप्टर के हवाले से बात की है। अब हम अगले लेक्चर के अंदर कुछ कंडीशन पढ़ेंगे जिसमें फिर इनका जिक्र आएगा, तो इस वजह से मैंने आपको थोड़ा सा सेंसिटाइज कर दिया इस पॉइंट पे आके। ठीक है, चलें, ये बात भी यहाँ पे ख़त्म हो गई। इसके बाद एक और चीज़ जो समझने वाली है, जो पॉइंट आखिरी इस लेक्चर में रह गया है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल थियरेटिकली अगर हम बात करें, हम कहते हैं कि अगर ये एक वेजिकल उसके अंदर जितना एसिटाइलकोलिन स्टोर्ड है, ठीक है, वो एक वेजिकल सिर्फ अगर कैल्शियम इस प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन की एक्टिवेशन हो और कैल्शियम सेल के अंदर आए और वो सिर्फ इस एक वेजिकल को फ्यूज करवाए with the प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ऑल्दो यहाँ पे थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ वेजिकल्स होंगे। जब नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल आता है, कैल्शियम की इन्फ्लक्स होती है, तो थाउजेंड्स ऑफ एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स, फिल्ड वेसिकल्स जो हैं वो यहाँ पे मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करते हैं, और एसिटाइलकोलिन बहुत सारा आता है, वो एसिटाइलकोलिन आके यहाँ पे बाइंड करता है, और फिर क्या होता है कि जो है वो एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि थियरेटिकली कंडीशन इमेजिन कर लें जिसके अंदर सिर्फ एक वेजिकल जो है वो यहाँ पे आके बाइंड कर गया। जब एक वेजिकल सिंगल वेजिकल बाइंड करता है, तो उसकी वजह से जो उस वेजिकल के अंदर जितना एसिटाइलकोलिन है, वो जब यहाँ प्री सिनेप्टिक स्पेस के अंदर आएगा, उस एक वेजिकल के अंदर जितना एसिटाइलकोलिन है वो जब प्री सिनेप्टिक स्पेस के अंदर आएगा और वो इस अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है, जब लाइगेंड के साथ बाइंड करता है, और उसकी वजह से जब वो कैटायन चैनल ओपन होते हैं और सोडियम की जो एंट्री होती है, कैटाइन जब सेल के अंदर मूव करता है, तो क्या होता है, वो जो कैटाइंस
इस एक पैकेट, इस एक क्वांटा, इस एक पैकेट ऑफ एसिटाइलकोलिन वेसिकल जो है, इस एक पैकेट से जितना एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ है, और वह एसिटाइलकोलिन जो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और वो जितने केटाइंस की इन्फ्लक्स करवाता है, उस केटाइन की इन्फ्लक्स की वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो अपने रेस्टिंग से सिर्फ 0.4 मिली वोल्ट अवे जाता है, सिर्फ -4 मिली वोल्ट वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर पॉजिटिविटी लेके आता है। वो जो इनकमिंग केटाइन है, जो उस एक पैकेट ऑफ एसिटाइलकोलिन की वजह से जितना केटाइन सेल के अंदर आया है इस आयन चैनल की एक्टिवेशन की वजह से, वो सिर्फ उस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अपने रेस्टिंग फेज से अवे लेके जाने में सिर्फ उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 0.4 मिली वोल्ट है। इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल। मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल क्या करता है? मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल वो प्लेट एंड प्लेट पोटेंशियल है जिसमें क्या होता है, थियोरेटिकली अगर सिर्फ एक वेजिकल यहाँ पे अटैच हो और वो अपना रिस्पेक्टिव न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करे, और वो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आके जो है वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करे, उसकी वजह से जितने चैनल्स एक्टिवेट होंगे और उस केटायनिक चैनल एक्टिवेशन की वजह से जितना सोडियम सेल के अंदर आएगा, वो सोडियम सिर्फ मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अपने रेस्टिंग से अवे लेके जाने में वो सिर्फ 0.4 मिली वोल्ट कंट्रीब्यूट करता है। मतलब क्या है कि अगर इस सेल मेम्ब्रेन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -80 मिली वोल्ट है, सो अगर एक ही पैकेट जो है वो रिलीज होता है और वो उसकी वजह से सोडियम की जो इन्फ्लक्स होती है, अगर वो 0.4 मिली वोल्ट कंट्रीब्यूट कर रही है, सो हम कहेंगे कि इस सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इस एक सोडियम की एंट्री की वजह से अब कितना हो जाएगा, -79.6 मिली वोल्ट। समझ आ रही है? सो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 0.4 मिली वोल्ट का, कि वो सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है +4 मिली वोल्ट, ठीक है, उस उस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज करने में, ठीक है। सो दैट मिनिमम कंट्रीब्यूशन दैट हैज बीन डन बाय the release of acetylcholine from a single vesicle, from a single quanta or from a single packet, ठीक है, that minimum contribution of +4 millivolt is known as miniature end plate potential। ठीक है, इस बात की समझ आई बेटे आपको कि एक वेजिकल के अंदर जितना एसिटाइलकोलिन है वो सिर्फ मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मसल मेम्ब्रेन पोटेंशियल को सिर्फ 0.4 मिली वोल्ट कंट्रीब्यूट करता है, और वो 0.4 मिली वोल्ट कंट्रीब्यूशन जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, +4 मिली वोल्ट कंट्रीब्यूशन जो कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रेस्टिंग से नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है, इस 0.4 मिली वोल्ट को बेसिकली हम क्या कहते हैं, मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल। यहाँ तक समझ आएगी, आ गई आपको? मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल की समझ आई बेटे आपको? क्लियर है सबको? यस सर। ये आप पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे तो उसमें आपसे ये आपको आपके सामने ये वाले वर्ड्स आएंगे तो आपको पता हो कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, चलें अब हम आखिरी में 2-3 बातें खत्म करते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने आपको कहा था कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है इसकी मिसाल एक आइडियल कपल की तरह की है, कि जिसमें नर्व जो है वो हमेशा बोलता है, ठीक है, गर्ल जो है वो हमेशा बोलती है और बॉय जो है वो हमेशा सुनता है। तो उसमें क्या है, दिस इज एन आइडियल कपल। लेकिन इस सुनने की भी एक लिमिट होगी कि वो किस लेवल तक सुनेगा, ठीक है। उसके बाद वो आगे उसकी बात सुनेगा नहीं, जब एक्शन पोटेंशियल एक्शन में आ जाएगा तो वो आगे उसकी बात सुनेगा नहीं। अब इसको जब खत्म करना है, ये एसिटाइलकोलिन जब वो अगर वो चाहता है मेम्ब्रेन, अगर वो चाहे मसल मेम्ब्रेन कि अब आगे वो उसकी बात ना सुने नर्व की, तो उसके लिए क्या करना होगा कि उस नर्व ने जो गड़बड़ की है, जो एसिटाइलकोलिन रिलीज किया है, उस एसिटाइलकोलिन को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। उस एसिटाइलकोलिन को यहाँ से वापस से साइनेप्टिक स्पेस से खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी देर तक साइनेप्टिक स्पेस के अंदर एसिटाइलकोलिन होगा उतनी देर तक वो यहाँ पे अपने केटायनिक चैनल्स के साथ, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और सोडियम की इन्फ्लक्स होती रहेगी, उसमें पोटेंशियल जनरेट होता रहेगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा। अब ऐसे थोड़ी है कि मसल हर टाइम कॉन्ट्रैक्ट करे, मसल को रिलैक्स भी करना है, और उसको रिलैक्सेशन के लिए बेसिकली हमें इस प्रोसेस को भी रिवर्स करना पड़ेगा, इस प्रोसेस को भी
रिवर्स कैसे करेंगे कि इस साइनेप्टिक स्पेस के अंदर जो एसिटाइलकोलिन है उसको हम रिमूव करेंगे। सो उसके लिए क्या होता है बेटे, उसके लिए ये होता है कि इस साइनेप्टिक स्पेस के अंदर एक स्पेसिफिक जो है एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं, जो कि बेसिकली इस मोटर एंड प्लेट के सेल मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच होता है ऐसे, ठीक है। और ये एंजाइम बेसिकली इस साइनेप्टिक स्पेस के अंदर भी होता है, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम इस एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन करता है, और इस एंजाइम को जो एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन करता है इसको हम क्या कहते हैं बेटे, एसिटाइल एसिटाइल Acetylcholine esterase. एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, acetylcholinesterase, ठीक है। सो दिस इज acetylcholinesterase enzyme। दिस acetylcholinesterase enzyme क्या करता है, वो क्या करता है, इस acetylcholine की ब्रेक डाउन करता है, और acetylcholine जो है वो कन्वर्ट होता है, मैं इसको ACH कहता हूँ, दिस इज acetylcholine, और ये जाके कन्वर्ट हो जाता है एसीटेट में और प्लस कोलिन, ठीक है। दिस कोलिन, ये जो कोलिन है ये इसकी वापस जो है ये इसकी अपटेक होती है इनटू दी प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन थ्रू कोलिन ट्रांसपोर्टर, सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर। उसके थ्रू बेसिकली क्या होता है, कोलिन जो है उसकी सेलुलर अपटेक होती है, क्योंकि और कोलिन दोबारा रीयूटिलाइज होता है इन दी फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन। कहा जाता है कि 50% कोलिन जो है 50% कोलिन वापस उसकी जो अपटेक है तो बेसिकली इस प्रोसेस इस एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन से जो कोलिन बना है ना, 50% कोलिन यहाँ से आता है, रिमेनिंग जो 50% है वो आपके डाइटरी सोर्स से आ रहा होता है। सो कोलिन 50% जो है वो रीयूटिलाइज होता है, ठीक है। और जो एसीटेट है, दिस एसीटेट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द सेल बिकॉज द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन हैज mitochondria, or the mitochondria constantly provide the acetyl-CoA. So this acetate then enters from the extracellular fluid into the blood, और blood के थ्रू ट्रेवल करता है लिवर में, और लिवर के साथ जो है उसको इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है और आगे बॉडी से रिमूव हो जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस जिसके थ्रू जो है एसिटाइलकोलिन की जो है इस सिनेप्टिक स्पेस से रिमूवल होती है, और जब एसिटाइलकोलिन की यहाँ से रिमूवल होगी बेटे तो इस तरह से जो आपका एक्शन पोटेंशियल है, ये जो या जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन है वो रुक जाएगी, और वो रुक जाएगी तो मसल विल गेट रिलैक्स और मसल खुश हो जाएगा, ठीक है। सो थोड़ी देर के जो उसको है वो रिलैक्सेशन मिल जाएगी, फिर हत्ता कि दोबारा मैं जी, अच्छा ठीक है। सो ये हमारे पास 15 मिनट हो गए, अच्छा ठीक है, सही हो गया। सो यहाँ पे हमने खत्म कर लिया कि किस तरह से न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन कैसे हुई, जनरेट हुई, और उसको हमने खत्म भी कर दिया, ठीक है। तो 15 मिनट भी हो गए, सही। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो बेटे, किसी चीज की समझ ना आई हो? सर ये एंजाइम एक्टिवेट कैसे हुआ? क्या, कौन एक्टिवेट कैसे हुआ? ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एक्टिवेट कैसे हुआ? यस सर। सवाल तो बहुत अच्छा किया आपने बेटे, सवाल अच्छा इस सेंस में आपने किया है कि बेसिकली आपको मैं आगे जब मसल किया जो मेरा भी इससे रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन है। जी मसल के अंदर जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे ना बेटे, तो हमने वहाँ पे भी डिफाइन करेंगे कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो बेसिकली इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट है। तो जब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है ड्यू टू एक्शन पोटेंशियल, क्या होता है, ये जो एक्शन पोटेंशियल आ रहा है ना, ये एक्शन पोटेंशियल जब नर्व से मसल में ट्रांसफर होता है, इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से फायदा क्या होता है कि मसल सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइड कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ती है। वो कैल्शियम बेसिकली कहाँ से आता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, वो जब मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन पढ़ेंगे कि वो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा होता है, और कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी आता है, कुछ मसल्स के अंदर, ठीक है। लेकिन ओवरऑल मसल कॉन्ट्रैक्शन जो एक्शन पोटेंशियल आ रहा होता है, इट एक्चुअली इंक्रीजेस दी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन, ठीक है। अब जब कैल्शियम कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, so this calcium will bind with the calcium with its protein with its receptor on the muscle membrane, जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं उसके साथ बाइंड करता है अपने रिसेप्टर के साथ, और वहां पर फिर क्रॉस ब्रिजिंग होती है और मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है। फिर
आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि जो सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बेसिकली कैल्शियम एटीपेज पंप होता है। वो कैल्शियम एटीपेज पंप क्या करता है, वो कॉन्स्टेंटली काम कर रहा होता है, वो कॉन्स्टेंटली कैल्शियम को सेल के अंदर मूव करवाता है, सेल के अंदर स्टोर करता है। तो कैल्शियम जितना रिलीज हुआ था ना, वो कैल्शियम रिलीज होने के बाद ऐसा नहीं है कि पंप आराम से बैठा होता है कि चलो पहले कैल्शियम को जो है वो उसका लेवल बढ़ने दो, उसके बाद मैं काम शुरू करूंगा। जितना जितना कैल्शियम रिलीज हो रहा है ना, उसके साथ साथ ही लेकिन कैल्शियम एटीपेज पंप कैल्शियम को सेल के अंदर भी लेके आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन स्टार्ट में चूंकि कैल्शियम जो रिलीज हुआ है वो ज्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू द इनकमिंग कैल्शियम थ्रू कैल्शियम एटीपेज पंप। सो स्टार्ट में जो वो थोड़ा इंक्रीज कैल्शियम था, cytoplasmic calcium concentration, that brings that particular change and that causes the contraction of that muscle। उसके बाद क्या होता है कि चूंकि ये पंप एक्टिवली काम कर रहा है तो ये कैल्शियम को लेके जाता है सेल के अंदर लेके जाता है और उस इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन को कम कर देता है, लो कर देता है, नॉर्मल की तरफ लेके आ जाता है। जब कैल्शियम कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म के अंदर कम होगी तो कैल्शियम अवेलेबल नहीं होगा बाइंडिंग विद दैट पर्टिकुलर मायोफिलामेंट। जब वो बाइंड नहीं करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, क्रॉस ब्रिजिंग खत्म हो जाएगी और मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन जब वो हो जाएगी तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि एक तो यहाँ पे दिस इज द सेलुलर रिस्पॉन्स जिसके थ्रू एक्शन मसल जो है वो रिलैक्स करता है। सिमिलरली ये जो एसिटाइल कोलिन जो यहाँ पे रिलीज हुआ है, दिस एसिटाइल कोलिन भी जैसे ही रिलीज होता है ना बेटे, उसके साथ ही एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम भी एक्टिवेट होता है। बेसिकली दिस एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम की जो एक्टिवेशन है that depends upon the availability of acetylcholine in this synaptic space। जितना acetylcholine जैसे ही रिलीज होना शुरू होता है ना, उसको ये एंजाइम उसके साथ एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। and this enzyme starts its working but initially the amount of acetylcholine is more, ठीक है। तो एंजाइम जो है वो इतना एक्टिवली उन सबको आते साथ ही नहीं एक्टिवेट कर सकता। सो क्या होता है कि जिस तरह एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है उस तरह से एंजाइम भी अपना काम शुरू कर जाता है। इस वजह से मैंने आपको कहा कि 50% जो कोलिन है वो उसकी वापस रीअपटेक होती है। वो क्यों होती है, इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एसिटाइलकोलिन अगर 100 रिलीज हुए हैं ना, 100 रिलीज हुए हैं तो उसमें वो जो 100 रिलीज हुए थे उसमें से एंजाइम जो है 50 एसिटाइलकोलिन की वापस ब्रेक डाउन करता है। सो यहाँ पे आपके पहले सवाल का जवाब कि एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम एक्टिवेट कैसे होता है, जिसकी एक्टिवेशन डिपेंड करती है ऑन द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन फ्रॉम द प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जैसे एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है दिस एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम विल गेट एक्टिवेटेड, ठीक है। बट चूंकि इनिशियली द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन इज मोर देन द the activity of acetylcholinesterase enzyme, इसकी वजह से acetylcholine can found some time to get attached with the its receptors और वो अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर ले और वहाँ पे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ जाए। लेकिन वहाँ पे भी जो है वो एक पंप है जो कि उसको बढ़ने ज्यादा देर के लिए बढ़ने नहीं देता, तो कॉन्ट्रेक्शन भी ज्यादा देर के लिए हो नहीं पाती और फिर वो मसल भी रिलैक्स कर जाता है। सो मसल की जो विद इन दी मसल जो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन है जो कैल्शियम डिपेंडेंट है, उस कैल्शियम को रेगुलेट कर रहा है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और जो साइनेप्टिक स्पेस के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल की जो ट्रांसफर है या एक्शन पोटेंशियल की जो जनरेशन है या एक्शन पोटेंशियल की जो ट्रांसमिशन है, दैट इज रेगुलेटेड बाय द एसिटाइलकोलिन। और एसिटाइलकोलिन की जो रिलीज है या एसिटाइलकोलिन की जो कंसंट्रेशन है दैट इज रेगुलेटेड बाय द एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम व्हिच इज एक्टिवेटेड, जो एक्टिवेट होता है जब कभी भी एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है इन सिनेप्टिक स्पेस, ठीक है बेटे। ओके सर। फातिमा और कोई इसका कोई सवाल हो? जी बेटे, जी जी सर मेरा क्वेश्चन ये है जी कि आपने बताओ। कहा ना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए ना वोल्टेज गेटेड सोडियम जो गेट्स है ना वो चाहिए। इन्वॉल्व होते हैं। तो एसिटाइलकोलिन का तो फिर इसमें कोई काम नहीं है, अगर ये ना भी हो तो इसके बगैर तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, तो फिर कैसे इसने होगा, क्या काम कैसे किया? होगा, कैसे होगा? सर जैसे हमने बाकी सेल्स में पढ़ा था। नहीं, एसिटाइल अगर ये एसिटाइल कोलिन नहीं होगा ना बेटे तो फिर तो ये जो कैटायनिक चैनल्स हैं ये ओपन नहीं होंगे, और कैटायनिक चैनल्स अगर ओपन नहीं होंगे तो सोडियम सेल के अंदर नहीं आएगा, और सोडियम अगर सेल के अंदर नहीं आएगा तो वो साइड वाइज कैसे मूव करेगा, और साइड वाइज जो
वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं जो कि मोटर प्लेट के बाद आते हैं, उसके साथ बिल्कुल जहाँ पे मेम्ब्रेन स्टार्ट होती है वहाँ पे वो चैनल्स होते हैं। ये चैनल्स बेसिकली इस सोडियम पे डिपेंडेंट हैं जो एसिटाइलकोलिन की अटैचमेंट की वजह से सेल के अंदर आ रहा है। अगर ये सोडियम ना आए, ठीक है, इसके टाइनिक चैनल्स के थ्रू, तो कभी भी एक्शन पोटेंशियल, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स एक्टिवेट ना हो और कभी भी एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर ना हो। सो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जो मोटर नर्व के थ्रू आ रही है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एंड दैट केमिकल इज अगेन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। सो सेम एक्शन पोटेंशियल, सेम मैसेज जो है वो ट्रांसफर होता है नर्व से मसल में थ्रू दी हेल्प ऑफ दिस केमिकल। अगर ये केमिकल ना होगा, ये हमें आगे, अब कल हम डिजीजेस पढ़ेंगे, इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस के अंदर अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता तो उसकी वजह से क्या नुकसान होता है, उसकी वजह से मसल प्रोटेक्शन पे और रिलैक्सेशन पे और बॉडी मूवमेंट्स के ऊपर क्या क्या नुकसान होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो दिस एसिटाइलकोलिन, दिस ये याद रखिएगा, नर्व मसल इंटरेक्शन जो है ना, दैट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर। जिस तरह के अगर एसिटाइलकोलिन होगा या निकोटीन होगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर ये अगर नहीं अवेलेबल होंगे तो कभी भी मसल के अंदर आप एक्टिविटी नहीं जनरेट कर सकते, याद रखिएगा, ठीक है। सो दिस एक्शन पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है, और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है केमिकल साइनेप्स है, और ये केमिकल साइनेप्स प्योरली डिपेंडेंट है अपॉन दी अवेलेबिलिटी ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर। सही है बेटे बताओ? यस सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो बेटे, किसी चीज की समझ ना आई हो तो मैं बता सकता हूँ। क्लियर सबको? चलें जी, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। आप लोग ये पीपीटीज को एक दफ़ा देख लीजिएगा, वहाँ पे तो मैंने जस्ट क्वेश्चंस लिखे हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा कि उस क्वेश्चंस के आंसर्स आपको समझ आ गए, ठीक है। और आप उसमें मैंने बुक का बताया, बुक के पेजेस का बताया, 2-3 पेजेस हैं, काइंडली उसको पढ़ लीजिएगा कल लेक्चर से पहले पहले। तो हम जब कल का लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम कुछ कंडीशंस डिस्कस करेंगे जो कि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को इफेक्ट करते होते हैं, और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह मसल कॉन्ट्रैक्शंस, स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। चलें जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।